तो वहीं नवरात्रि के साथ अब दशहरा और दीपावली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर। मुस्लिम पक्ष की तरफ से निकाले जा रहे धार्मिक जुलूस को देखते हुए यूपी के संभल, यूपी के अलीगढ़, यूपी के सीतापुर, यूपी के बहराइच और यूपी के उन्नाव समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा और सुरक्षा को और पुख्ता करना पड़ा। जहां सड़क पर उतरकर योगी फोर्स ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्नाव में आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाले जाने के दौरान हुए हंगामे को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर नजर आई। संवेदनशील इलाकों में निगरानी के साथ सुरक्षा पैरे को कड़ा किया गया। साथ ही लोगों से बातचीत कर उन्हें अफवाहों से बचने की अपील की गई। इस फ्लैग मार्च में डीएम और एसपी के साथ भारी पुलिस बल शामिल था। यूपी के मऊ में भी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मऊ में ऐसे कई इलाके जो संवेदनशील माने जाते हैं, लिहाजा वहां पुलिस बल के साथ पीएसी की कंपनी को तैनात किया गया। वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। दशहरा का दिन रावण का पुतला दहन भी होगा, इसको लेकर हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। पूरा जनपद का फोर्स के अलावा भी हम लोग का पीएसी और आरआरएफ कंपनी भी आवंटन हुआ है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। अलीगढ़ में भी उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। उपद्रव की आशंका वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती को बढ़ाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कड़ा संदेश भी दिया कि त्योहारों के दौरान जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर नवरात्रि पर उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कलावा की शुरुआत की। इसके तहत धर्मांतरण गिरोह से निपटने के लिए कुछ हिंदू संगठन एक्शन में आने की कोशिश में और लोगों को हाथों में कलावा बांध करके सनातन फौज से जुड़ने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। नवरात्रि में लव जिहाद की साजिश के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुहिम छेड़ दी। इसी के तहत ऑपरेशन कलावा शुरू किया गया ताकि सनातनी त्योहार के दौरान हिंदू बेटियों को ऐसे जिहादियों से बचाया जा सके। ऑपरेशन कलावा के साथ ही नवरात्र टास्क फोर्स भी बनाई गई, जिसमें 9 महिलाओं को नियुक्त किया गया। महिलाओं की टीम धर्मांतरण की शिकार लड़कियों की काउंसलिंग करेगी। हमें ये मुहिम चालू करनी है, शुरू करनी है कि जिसके जरिए हम अपनी बहनों की ये फोर्स जो हमारी तैयार हो रही है कि हम लोग जितनी पीड़िताएं हैं उनको 1 to 1 बैठकर समझाएंगे और बताएंगे चीज़ें कैसे उन्हें अपने आप को बचाना है और कैसे मुस्लिम लड़कों से बचना है। उनको हम ये सब कुछ भी बताएंगे कि किस तरीके से हमारी हिंदू बेटियों को बरगला करके और धोखे में रख करके विधर्मी लोग जो हैं वो चीजें कर रहे हैं। फिलहाल काउंसलिंग सेंटर लखनऊ में खोला गया, जबकि ऑपरेशन कलावा अभियान यूपी के कई शहरों में शुरू हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने गरबा पंडाल और दुर्गा उत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को लेकर के गाइडलाइन भी जारी की। इन गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया कि जो भी गरबा पंडाल में जाएगा उसे अपना आई कार्ड दिखाना होगा, जिसका साफ मतलब कि अगर कोई भी बिना आईडी कार्ड के गरबा पंडाल में पहुंचा तो एंट्री नहीं होगी। भोपाल कलेक्टर की तरफ से गरबा पंडाल में हो रहे कार्यक्रम को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें लिखा गया कि गरबा स्थल पर पहचान पत्र से ही एंट्री मिलेगी। पंडाल में आयोजकों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाना होगा। गरबा स्थल पर फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद रहने चाहिए। एम्बुलेंस, डॉक्टर और चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। गरबा स्थल पर हथियार या तलवार प्रतिबंधित रहेगी। भोपाल कलेक्टर ने गरबा पंडालों के लिए और दुर्गा उत्सव समिति के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भी गरबा पंडाल में पहुंचेगा उसकी आइडेंटिटी चेक करनी होगी। लगातार हिंदुवादी संगठन इसको लेकर मांग भी कर रहे थे। कलेक्टर की तरफ से जारी गाइडलाइन को आयोजकों को हर हाल में फॉलो करना होगा और जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई भी तय है। कलेक्टर ने आदेश तो दिया, लेकिन इसी पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस फरमान के बहाने आरएसएस को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी ने कट्टरपंथी साजिश रचने वालों को घेरने का प्रण। जिसकी आस्था है वो कोई हो, अगर वहाँ जा रहा है आस्था से रोकने क्या मतलब आस्था। ये तो इनके आरएसएस उनके लोग कहते हैं कि सब हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो हैं ये सब कहीं ना कहीं इनके पूर्वज सब एक साथ थे। कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लव जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी ना हो सके। और जो गरबा आयोजक हैं उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नज़रों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की पुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें।
और अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की जाबाजी। यूपी पुलिस कटिबद्ध है अपराधियों को खत्म करने के लिए। अब तक आपने आमतौर पर पुरुष पुलिसकर्मियों के कंधों पर और उनके कंधों के सहारे लड़खड़ाते अपराधियों को देखा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक नई तस्वीर भी सामने, जिसकी कमान खुद फीमेल पुलिस ऑफिसर से संभाली। आप क्यों किया था? पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, मैं क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैं बचने के लिए चला दी थी मैं। ये तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां पर महिला पुलिस ने एनकाउंटर किया और हिस्ट्री शीटर जितेंद्र को लंगड़ा कर दिया। इस दौरान लेडी सिंघम के कंधों पर लंगड़ाता अपराधी जान की भीख मांगता रहा। बचने के लिए चला दी थी मैं। इस एनकाउंटर की खास बात यह रही कि इस ऑपरेशन में कोई पुरुष पुलिसकर्मी शामिल नहीं था। एसीपी उपासना पांडे और थानाध्यक्ष ऋतु त्यागी की टीम ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। दरअसल देर रात लोहिया नगर चौक के पास महिला पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी सवार बदमाश जितेंद्र को रोका गया, लेकिन उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी, जिस पर महिला पुलिसकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें जितेंद्र घायल हो गया। क्यों चलाई थी पुलिस पे? पकड़े गए हिस्ट्री शीटर जितेंद्र पर लूट के 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके पास से चोरी की स्कूटी, तमंचा, लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ है। वहीं एनकाउंटर करने वाली महिला पुलिस टीम से बात करने के लिए जी न्यूज वहां पहुंचा। आप सुनिए जरा कि क्या कहना है। आपको पता है ना, नवरात्रि का त्योहार हम लोग मना रहे हैं, शक्ति की उपासना का पर्व है, और ऐसे मौके पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जिन पुलिसकर्मियों के साथ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग वर्दी वाली दुर्गा हैं? हम पुलिसकर्मी हैं, वर्दी में हैं। हमारी ट्रेनिंग पुलिस की हुई है और हम अपनी बस ड्यूटी कर रहे हैं। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारी निर्देशानुसार चेकिंग की जा रही थी। उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए थे कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा बैरियर लगा के। मैं वहीं पे थी, मेरे साथ में ये सारी मेरी टीम थी। हम लोग महिला थाने की तरफ से चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें हम लोग चेकिंग कर रहे थे। अच्छा, आप? ये तो सही। आप गोली आपने भी चलाई थी? जी नहीं। अच्छा, गोली किसने चलाई थी आप में से उस दौरान? आपने? अच्छा, मैंने और मैम। अच्छा, आपने भी चलाई? 2 गोली चली। महिलाओं ने जो ये कमाल कर दिखाया है, ये हाथ में थामने पर मतलब कैसा महसूस करती हैं? आप जरा दिखाइए ना मुझे, पिस्टल आप में से किसी के पास हो तो दिखाइए इसमें जरा। हाँ, होती है और ये सरकारी असला है। सरकारी असला में हम लोग को ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है, सारे असला चलाने सिखाए जाते हैं, खोलने बंद करने सब हम लोग प्रॉपर जानकारी होती है। तो उनको लेने के बाद हमें गर्व की अनुभूति होती है, डर नहीं होता। महिला टीम आगे बढ़ी जैसे उसे पकड़ने के लिए, तो उसने फायर किया। तो उस फायर में हमने टैक्टिकल हरकतों का प्रयोग किया, जिससे हम अपना बचाव कर पाए और पुनः उन पर जवाबी कार्रवाई कर पाए। बात बरेली की। बरेली में तौकीर रजा की पार्टी की प्रवक्ता नफीस ने खुलेआम एक पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी के बाद शुरू हुआ यूपी पुलिस का एक्शन। मैंने कहा अगर करा के हाथ काट लूंगा। इस मौलाना का नाम है डॉक्टर नफीस, जो जहरीली तकरीरों के लिए मशहूर मौलाना तौकीर रजा का बेहद खास है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का प्रवक्ता है, लेकिन खुलेआम पुलिस वालों को वर्दी उतारने की धमकी दे रहा है। मैंने कहा अगर करा के हाथ काट लूंगा, वर्दी। आरोप है कि डॉक्टर नफीस नाम के शख्स ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटाने पर सरेआम धमकियां दी। वीडियो में ये शख्स साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने किला थाने के प्रभारी को धमकियां दी। मैंने कहा अगर करा के हाथ काट लूंगा, वर्दी। आरोप है कि 19 सितंबर को आई लव मोहम्मद के नाम के पोस्टर लगाए गए थे। 20 सितंबर को जखीरा इलाके से पुलिस ने इस पोस्टर को हटा दिया। लोग फिर से पोस्टर लगाने लगे तो पुलिस पोस्टर हटाने पहुंची। इसी दौरान लोगों का पुलिस से विवाद हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे डॉक्टर नफीस ने खुलेआम पुलिस वालों को हाथ काटने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद पुलिस ने डॉक्टर नफीस के खिलाफ FIR दर्ज की है। उत्तराखंड के काशीपुर में भी ऐसी ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिन पर कि अब एक्शन हो रहा है। जिस जगह पर आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन में पत्थरबाजी हुई, प्रशासन वहां पर पहुंचा और जो हुआ वो रिपोर्ट में दिखाते हैं। 21 सितंबर पुलिस पर पथराव, 22 सितंबर 15 आरोपी गिरफ्तार, 23 सितंबर बुलडोजर एक्शन। उत्तराखंड के काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान उपद्रवियों पर एक्शन जारी। 21 सितंबर की रात जो पत्थर बरसा रहे थे, उन्हें पुलिस एक एक करके दबोच रही है।
साथ ही घटनास्थल पर अवैध निर्माण की जांच कर धामी फोर्स बुलडोजर चला रही है। दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों पर 24 घंटे के अंदर कड़ा एक्शन शुरू हो गया। जहां उपद्रव हुआ वहां आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अवैध तरीके से बने 12 निर्माणों का चालान किया और अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में दंगा कराने वालों की कोई जगह नहीं और दंगा करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी मिलेगा। ये बहुत सुनियोजित एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत जगह जगह पर पूरी व्यवस्था को खराब करना, अराजकता का माहौल करना, दंगा करवाना, लोगों को भड़काना और धार्मिक आधार पर हिंसा करवाना इनका बड़ा उद्देश्य रहा है और इसकी जांच हो रही है, इस पर कार्रवाई जारी है। इसी बीच उपद्रव फैलाने वाले सपा नेता नदीम अख्तर समेत 15 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक वक्त में उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता होते थे आजम खान। रामपुर के आसपास के इलाकों में और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के बीच में इनकी बड़ी पैठ मानी जाती थी। आजम खान 23 महीनों के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। जेल से बाहर आने पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। कई बयान सामने आ रहे हैं, देखिए जरा। करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने नजर आए। जेल से बाहर कार में बैठे बैठे ही हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया और रामपुर के लिए रवाना हो गए। हालांकि रास्ते में आजम खान ने मीडिया से बात जरूर की मगर सियासी सवालों पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी में खुशी का माहौल है, लेकिन राजनीति भी गरमाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें जेल से लाने के लिए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा और 400 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे थे। आजम खान की रिहाई पर अब समाजवादी पार्टी में खुशी का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ राजनीति भी गरमाई है। राजनीति कैसे गरमाई जा रही है, इन दो बयानों के जरिए आप आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं। बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा आयोजनों में आधी रात तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली सरकार ने नवरात्रि के लिए स्पेशल प्रावधान किया और जो 10 बजे लाउड स्पीकर पहले बंद होते थे, समय सीमा रात के 12 बजे तक कर दी गई, जिसके बाद अब दिल्ली में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाया जा सकेगा। रेखा सरकार ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर बजाने की समय सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी है। ये छूट 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी। रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजा को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। हालांकि इस दौरान आयोजकों को तय शर्तों का पालन करना होगा। रिहायशी इलाकों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इस फैसले का उद्देश्य त्योहारों में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत बजाने में आसानी प्रदान करना है, क्योंकि हिंदू संगठन काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब मैं बताता हूं कि दिल्ली के अंदर जो आदेश दिया गया, आदेश क्या कहता है।
आप पॉइंट दर पॉइंट समझिए। आदेश कहता है कि अब रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बज सकेंगे। ये इसकी समय सीमा भी तय की गई है। समय सीमा दी गई है 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। सिर्फ इसी समय सीमा के लिए, इसी अवधि के लिए रात 10 की जगह 12 बजे तक लिमिट की गई। ये एलजी की मंजूरी के बाद यह आदेश लागू हुआ। इसके पहले नियम क्या थे? इसके पहले नियम थे कि सिर्फ रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर की अनुमति होगी। आदेश की शर्तें हैं कि रिहायशी इलाकों में 45 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि नहीं हो सकती। प्रदूषण के जितने मानक हैं उनको बदला नहीं गया, उनका पालन करना जरूरी है। और आदेश किस किस जगह पर लागू है? यह आदेश रामलीला पर लागू है। यह आदेश दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों पर ही लागू है। इसके अलावा कहीं और इस आदेश का फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी तो वहां पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी उनको तैयार रहना है। नवरात्रि के मौके पर शहर लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कुट्टू का आटा खाने से 300 लोगों की तबीयत खराब हो गई। जिन्हें आनन फानन में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पीड़ितों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कुट्टू का आटा खाया उन्हें बेचैनी होने लगी, उल्टी आई, चक्कर आने लगे और पेट भी खराब हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ये बताइए कि क्या हुआ था आपको? हाथ पैर कांपने लग गए थे, उल्टी होने लग गई थी। अच्छा, हाथ पैर कांपने लगे थे और उल्टी होने लगे थे। यहाँ पे आए तो डॉक्टरों ने क्या कहा? अच्छा, इंजेक्शन लगाया था, भर्ती किया था। अच्छा, बस अब छुट्टी हो गई। अभी क्या स्थिति है? पहले से ठीक है, अभी भी चक्कर आ। फिलहाल अभी बीमार लोगों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के साथ खाद्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके के दुकानदारों से कुट्टू का आटा न बेचने की अपील की है। त्योहारों के मौसम में खास तौर पर ऐसी शिकायतें लगातार आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुट्टू का आटा बेचने वाले पर कंट्रोल नहीं किया जाता है। जिम्मेदारी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बनती है कि अगर त्योहारों के मौसम में अगर कुट्टू का आटा है तो उसको प्रॉपर चेक किया जाए। हालांकि जहांगीरपुरी में पुलिस तमाम दुकानदारों से लेकर आसपास के इलाकों में लोगों को हिदायत दी है कि वो कुट्टू का आटा ना खाएं, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी देश के नवरात्रि के मौके पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ के खेल जारी है। रुड़की में खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। जहां रुड़की के खंजरपुर इलाके में छापेमारी के दौरान 200 किलो से ज्यादा नकली पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद किए गए। त्योहार के मौके पर मिलावटखोरों पर हुई खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं नकली खाद्य पदार्थों का सैंपल लेने के बाद बाकी बरामद सामान को नष्ट कर दिया गया। रिफाइंड स्किम्ड मिल्क और दूध से मिक्स करके बनाया जा रहा था। लगभग 2.25 कुंटल पनीर था, जिसको मौके पे जब्त किया गया और फिर उसे ट्रंचिंग ग्राउंड में ले आकर डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से। त्योहार के मौके पर हरियाणा के सोनीपत में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी की बड़ी खेप को बरामद किया। इस खेप को जिंद में मिठाइयों में इस्तेमाल के लिए एक ऑटो से लाया जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान ऑटो से 28 पेटी नकली घी बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने नकली घी लाने वाले ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में भी प्रशासन ने अभियान चलाकर वहां एक गोदाम से 2500 किलो से ज्यादा एक्सपायरी खाद्य सामग्री को सीज किया। ये गोदाम श्री श्याम एजेंसी का बताया जा रहा है, जहां नकली सॉस और मेयोनीज को तैयार कर बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने बीती रात एक सागर उर्फ माया नाम के वांटेड बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। उम्र महज 23 साल, लेकिन पूरा एक फिल्म का कैरेक्टर था माया पर, उसी से प्रभावित था। और इसी को देखते हुए 23 साल का सागर जुर्म की दुनिया में उतर गया और दिल्ली पर राज करने का सपना देखते हुए अपना एक गैंग भी बना लिया, जिसका नाम मौत का दूसरा नाम माया रखा हुआ था। वहीं गैंग के हर सदस्य ने मौत का नाम का टैटू गुदवाया था। माया एक वांटेड बदमाश है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। 22 तारीख रात 11:45 पुलिस को सूचना मिली, सागर उर्फ माया स्कूटी पर कालिंदी कुंज इलाके से आ रहा है। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन स्कूटी रोकने के बजाय उसने पुलिस पर ही पिस्टल टांग दी और ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली माया के पैर में लगी। 23 साल के सागर उर्फ माया पर कई केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, लूटपाट, वसूली, रंगदारी और अवैध हथियार रखना शामिल है। पुलिस माया उर्फ सागर के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके।
वहीं माया की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सरिता विहार इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। जी न्यूज़।